हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो चुका है और अब आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फिर आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है बच्चों। तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपका टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए, एक सॉल्यूशन तैयार कीजिए जिसमें आपका लिक्विड है और लिक्विड के साथ आपका इसमें कोई सॉलिड, देखिए सॉलिड है आपका, कोई सॉलिड इसमें आपका मिला हुआ है। ये हमने लिया जी लिक्विड, और लिक्विड में हम डाल देते हैं कोई सॉलिड। ये हो गया आपका सॉलिड। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले तो इमेजिन करते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन कहाँ हो सकता है। ऐसा सॉल्यूशन अपने घर में हो सकता है। तो चलिए, कुछ नहीं करना है, पानी आप ले लीजिए और पानी में आप साल्ट या फिर शुगर डाल दीजिए। ओके ना। साल्ट और शुगर तो आपका होता है सॉलिड। सॉलिड मिल गया किसमें? लिक्विड यानी कि वाटर में। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक बड़ा ही बढ़िया एग्जांपल। चलिए, साल्ट से अच्छा शुगर ले लेते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, शुगर को वाटर में डालेंगे तो सॉलिड और लिक्विड का एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन अपना तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए, सॉलिड और लिक्विड को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या सब हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम लोग किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो सॉलिड उसमें डिसॉल्व, यानी कि ये जो चीनी है आपका, इस पानी में धीरे धीरे करके घुलने लगता है और घुलने के बाद आपका सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब होगा कि सॉल्यूशन आपका थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगता है ना। जैसे सॉल्वेंट काफी पतला, पानी तो काफी पतला होता है, वो एसपीएम को आर पार कर सकता है। एसपीएम आप आगे पढ़िएगा किसी चैप्टर में। लेकिन जैसे ही उसको आप गाढ़ा करने जाते हैं तो सॉल्यूट उसमें मिल रहा है तो वो गाढ़ा हो जाएगा काफी, तो वो फिर अब आप एसपीएम से उसको पार नहीं कर पाइएगा। तो जैसे ही आप शुगर को इसमें ऐड करते हैं तो शुगर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और आपका सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट मतलब गाढ़ा होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। मतलब जब आपका शुगर इस वाटर में अच्छे से घुल जाएगा, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, मतलब ये डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग एक वैसा सॉल्यूशन लेते हैं जिस सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट को काफी अधिक मात्रा में डाल दिया है। ये हो गया काफी अधिक मात्रा में। देखिए ध्यान से बच्चों, इसमें हम लोगों ने सॉल्यूट इतना ज्यादा डाल दिया है कि इसमें और आप सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। तो एक वैसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी पहचान है कि सॉल्यूशन आपका काफी गाढ़ा हो चुका है और आप इसमें और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में आप लिख सकते हैं साइड में, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, कैन बी एडेड। ठीक है। तो इसे इसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक वैसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें आपके सॉल्यूट्स काफी कम अमाउंट में है, तो इसमें तो भी आप और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। तब वैसे सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे कि एक वैसा सॉल्यूशन लीजिए जिसमें सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम का हो। इसमें आपका सॉल्वेंट कितना हो बच्चों? 100 ग्राम का हो, और उसमें इतने अमाउंट के सॉल्यूट मिलाए जाएं ताकि ये सॉल्यूशन अपना सैचुरेटेड हो जाए। एक बार फिर से समझ लीजिए, सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या आप ऐसे इसको करिएगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक इट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो आप सॉल्वेंट लेंगे 100 ग्राम का,
और उसमें इतने मात्रा में आप सॉल्यूट डालेंगे ताकि ये सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि भाई इसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है जी। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो आपको तीन बातों पे निर्भर करती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर है आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स तीन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है आपका इसका नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए इसमें हम लोग को थोड़ा समझना है। आप जरा सा इमेजिन करिए, हम लोग ले रहे हैं भाई एक सॉल्यूशन, मैं यहां बनाता हूं। हम लोग ले रहे हैं एक सॉल्यूशन जिसमें हम लोगों ने लिया लिक्विड, और लिक्विड के साथ हम लोग ले रहे हैं कोई सॉलिड। ये हो गया आपका सॉलिड। ठीक है। अच्छा अब सोचिए, हमारे आसपास तो बहुत सारे सॉलिड्स हैं, है ना। अब सभी सॉलिड्स को इसमें डालेंगे तो क्या वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, क्या वो घुल जाएगा इसमें? इसका जवाब है नहीं। जैसे इमेजिन करिए, हम चीनी इसमें डालते हैं तो चीनी तो आपका सॉलिड है, तो चीनी इसमें अच्छे से घुल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कंकर पत्थर डाल दीजिए, कंकर पत्थर भी तो आपका सॉलिड ही होता है, तो क्या वो इसमें डिसॉल्व होगा? इसका जवाब है नहीं, इसमें वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल सा बात है कि वही सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाएगा जिसका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर हो। ठीक है बच्चों, तो मतलब वही सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जिसका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर हो। तो इसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों का नेचर मिलना चाहिए, मतलब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर होना चाहिए, तभी कोई सॉलिड आपका लिक्विड में डिसॉल्व करेगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों एक बेसिक रूल दिया गया, द रूल इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब समान को समान ही अपने में घोल सकता है, दूसरा कोई किसी को नहीं घोल सकता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है वो है आपका टेम्परेचर। और चलिए इमेजिन करिए कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें आपने लिक्विड में डाल दिया है जी शुगर। ठीक है, और आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। तो आप खुद इमेजिन करिए कि अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो बच्चों हाँ, सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा कि जैसे ही आप इसको गर्म कीजिएगा, आप देखिएगा सभी चीनी बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी। मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर देते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन, क्या बोलते हैं, मोशन शुरू होने लगता है। तो मोशन जब होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब तीसरा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, वो है आपका प्रेशर। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं ये सॉल्यूशन को अब इधर बनाता हूं। देखिए अब हम टेम्परेचर को हटा के यहाँ पे हम प्रेशर डाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या प्रेशर डालने से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। तो चलिए, तो इसका जवाब है बच्चों कि प्रेशर डालने से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? तो इसके पीछे रीजन है कि आपने इस सॉल्यूशन में लिया है क्या, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड क्या होता है बच्चों, प्रेशर के इफेक्ट से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब प्रेशर डालने से कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। हाँ, यदि इसमें कोई गैस रहता तो गैस को दबाने से वो दबता है, बट सॉलिड और लिक्विड आपने लिया है वो प्रेशर डालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इट मीन्स
कि जो आप प्रेशर डालते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बहुत स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट होता है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब ये बहुत ही कम होगा और बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट के लायक नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों का सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का टॉपिक अभी खत्म हुआ। अब अगले टॉपिक में आप पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो गैस की सॉलिबिलिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो कीप वॉचिंग।